साथियों, 6:07 का समय हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो सत्र का समय है वो समाप्त हो गया। उससे भी हेलो साथियों, सत्र का समय समाप्त हो गया और समाप्त होकर 7 मिनट ज़्यादा हो गए। तो संभवतः आज रात में 9 साढ़े 9 बजे तक आज का सत्र का जो समय है वो रेगुलेट हो जाएगा, रेगुलेट करेंगे हम लोग। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए कंक्लूडिंग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण और मौलिक बातें आपके सामने लिमिटेड समय में रखना चाहता हूँ। तो पहली बात ये है कि अभी का जो विषय है वो विषय कुछ भी हुआ या कुछ भी किया तो ईवीएम के आधार पर हम ही चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा मोदी को लगता है। यह वास्तविकता है, एक समीक्षा। दूसरा है, सरकार या प्रशासन की गुणवत्ता पर ईवीएम का बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ऐसा लगता है। गंभीर बात। हम जो अलग अलग विषय चर्चा करने के लिए रखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद होता है। वो मकसद ये होता है कि जो नेतृत्व के स्तर पर लोग जानते हैं, नेतृत्व करने वाले लोग जो जानते हैं, वही बात जो कार्यकर्ता के स्तर पर है, हमारे सपोर्ट और समर्थन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी उस लेवल तक समझ होनी चाहिए। और वो समझ अगर उसके अंदर होती है तो उनको साथ में लेकर हम अपने मकसद की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है और इस बात को ध्यान में रखकर ही अलग अलग विषय लोगों को और लोगों के दिमाग को, लोगों के जहन को तैयार करने के लिए विषय चर्चा के लिए रखे जाते हैं। क्योंकि जिस लेवल पर नेतृत्व करने वाले लोग समझ रखते हैं, उसी लेवल पर संगठन के कार्यकर्ता और वेलविशर सपोर्टर रखते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। जो देश का मीडिया है, ऐसी परिस्थिति दुनिया में किसी भी देश में नहीं है कि सरकार, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी एक ही हो। ऐसा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में दुनिया के अंदर, भारत के बाहर कहीं पर भी नहीं है। तो विकल्प खड़ा रहता है और वो रूलिंग पार्टी का विरोध करते रहते हैं और मीडिया कम अधिक प्रमाण में उसको साथ में रखता है। क्योंकि मीडिया दुनिया में, डेमोक्रेसी में मीडिया बनाया इसलिए गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसमें मीडिया चौथा स्तंभ है और वो हमेशा जनता के साथ रहना चाहिए। आप लोगों ने अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुआ, आप लोगों ने शायद उसको ध्यान नहीं रखा, उसके बारे में समझा नहीं कि अमेरिका में
जो बाइडेन के चुनाव जीतने का पहले नंबर की वजह मीडिया है कि 90% मीडिया जो बाइडेन के समर्थन में था। डेमोक्रेटिक पार्टी उतने लेवल पर जो डोनाल्ड ट्रंप का विरोध नहीं कर पा रही थी जितना विरोध वहां का मीडिया उसके विरोध में खड़ा था। उसी को ध्यान में रखो, उसी का एग्जाम्पल भारत में लगाने की कोशिश करो तो आपको बात समझ में आएगी कि भारत में मीडिया, भारत का जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मोदी है और मोदी के विरोध में मीडिया नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में अमेरिका का मीडिया खड़ा था, बल्कि उल्टा है। भारत का जो मीडिया है वो भारतीय डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी के समर्थन में है। और जब टीवी पर आप देखो, इसके बावजूद भी वो मीडिया जो इंडियन डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी है, उसके विरोध में है, मतलब वो मीडिया उसके समर्थन में है, वो मीडिया नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए कांग्रेस को ही प्रोजेक्ट करती है कि नरेंद्र मोदी अगर जाएगा तो उसकी जगह कांग्रेस ही आना चाहिए। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति जो भारत में है, ऐसी परिस्थिति जो डेमोक्रेसी में भारत में है, ऐसी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है कि एक ही क्लास, एक ही आइडियोलॉजी के लोग, एक ही विचारधारा के लोग, कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणवादियों की पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणवादियों की पार्टी है, मगर लार्ज स्केल एक भ्रम पैदा किया गया और वो मीडिया की वजह से कि नहीं, कांग्रेस बीजेपी के विरोध में है और बीजेपी कांग्रेस के विरोध में है। और ये भ्रम जिनकी कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां है उनके अंदर नहीं है, एससी एसटी ओबीसी के अंदर है। जब आप ऐसा कहते हो कि बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी एक है, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं मानते। और वो आप लोगों के साथ सबसे ज्यादा बहस हमारे लोग करते हैं। नहीं, क्या बात करते हो, डेली उनकी लड़ाई हो रही है। नरेंद्र मोदी के साथ कांग्रेस की डेली लड़ाई हो रही है। पूछो उनको कहां हो रही। अरे आप देख नहीं रहे टीवी में, आप अखबार नहीं देख रहे? अच्छा, तो टीवी में लड़ाई हो रही है, अच्छा तो अखबार में लड़ाई हो रही है। नरेंद्र मोदी कभी राहुल गांधी का कॉलर नहीं पकड़ रहा है, राहुल गांधी कभी नरेंद्र मोदी का कॉलर नहीं पकड़ रहा है। ये लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस वाले ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो बीजेपी को मदद करते हैं। बीजेपी वाले ऐसे मामले उठाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी वाले क्या मामले उठाते हैं कि मुसलमानों को एक लाइन में खड़े करो, एक ही लाइन में खड़े करो। जब वो एक किनारे पर लगाते हैं, डेली मुसलमानों के विरोध में लड़ते हैं बीजेपी वाले, तो जब वो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं तो सारे के सारे कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो ये बीजेपी वाले कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लोग मदद कर रहे हैं कांग्रेस को। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वामन मिश्राम के साथ नहीं जाना चाहिए। अब देखो, किसान लोगों ने आंदोलन शुरू किया, 1 महीना हो गया, बंद नहीं कर रहे, और 48 करोड़ लेबर फोर्स है, उनके 27 कानून रद्द कर दिए। एक दिन का ट्रेड यूनियन लोगों ने, जिसके सारे नेता ब्राह्मण हैं, प्रोटेस्ट किया, खत्म कर दिया। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी अपनी जगह है, कानून अपनी जगह है, और 48 करोड़
जो लेबर है उनके दिमाग में भ्रम पैदा हो गया कि ये हमारी ट्रेड यूनियन जो है ये नरेंद्र मोदी के विरोध में लड़ रही है कानून के लिए, मगर वो मान नहीं रहा, क्या करे, कर दिया भ्रम पैदा। वो भ्रम भी वो क्यों पैदा करते हैं? ट्रेड यूनियन लीडर जो ब्राह्मणों के हैं, यानी बीजेपी की ट्रेड यूनियन है, कांग्रेस की ट्रेड यूनियन है, कम्युनिस्टों की ट्रेड यूनियन है, इन्होंने ही तो वो किया और उन्होंने ही वो ट्रेड यूनियन एक्ट जो है 27 कानून खत्म कर दिए। उसका विरोध में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एक दिन में आंदोलन करके दूसरे दिन चुप हो गए। किसान ने आंदोलन शुरू किया, जब तक वो कानून पीछे नहीं हटेंगे। कंपेयर करो ना तो आपको दो चीजों का फर्क समझ में आएगा, दो आंदोलन का फर्क समझ में आएगा कि किसानों का नेतृत्व तो ब्राह्मणों के हाथ में नहीं है। आप समझ नहीं रहे हो, आप केयरफुली एनालाइज नहीं कर रहे हो देश की परिस्थिति जो है उसको। किसानों के आंदोलनों का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में नहीं है। किसानों का नेतृत्व खेती कार्य करने वाले लोगों के हाथ में है। तो ये एक उदाहरण देकर के मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं परिस्थितियां, अभी करंट के उदाहरण बता रहा हूं। तो वो लेबर फोर्स जो है उसके लिए वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं प्रोटेस्ट करेंगे, वो अमन मेश्राम ने कर दिया तो भारत बंद कर दिया, समझो लेबर के मुद्दे पर भारत बंद कर दिया तो उधर चला जाएगा। तो वो प्रोटेस्ट भी करते हैं और नरेंद्र मोदी को मैसेज भी देते हैं कि आपको जो करना है वो करो। अगर हम आपके विरोध में प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे लोगों को लगेगा हमारी लड़ाई ये ट्रेड यूनियन नहीं लड़ रहा है, उनको छोड़कर अमन मेश्राम के ट्रेड यूनियन के साथ चले जाते हैं। तो हमारे साथ तुम्हारे अमन मेश्राम के साथ जाएंगे, वो अमन मेश्राम के साथ जाएंगे तो फिर वास्तविक खतरा पैदा होगा। तो हम तो कोई हथियार नहीं उठा रहे, केवल दांवपेच है। सफलता के लिए शक्ति, समर्थन और दांवपेच, जो डेमोक्रेटिक तरीका है, जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो संवैधानिक तरीका है, वो क्या है? शक्ति हासिल करो, समर्थन हासिल करो और दांवपेच। शक्ति किसकी? संगठन की। समर्थन किसका? जनता का। दांवपेच किसका? ये तो दिमाग का काम है दांवपेच। चलो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, हथियार उठा लेते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा, आपके चलाने वाले सारे के सारे अंदर खत्म। अंग्रेजों के समय में आपको याद होगा गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में ऐसा बड़ा जन आंदोलन चलाया बहुत बार, और जब लोगों ने गांधी की ना मानकर, अहिंसा ना मानकर उन्होंने हिंसा करने का तरीका अपनाया, तो गांधी ने 2-4 घंटे में, जब उसको पता चला कि हिंसा कर रहे मेरे आंदोलन करने के लिए, मैंने कहा तो हिंसा कर रहे, फौरी बयान दे दिया, आंदोलन पीछे लिया जाता है। क्यों? उसको मालूम है अगर ये आंदोलन पीछे नहीं लिया तो ये इनके खिलाफ अंग्रेज जो है वो कानून का इस्तेमाल करेंगे, अंदर डाल देंगे, और एक अंदर डालने के बाद उसको कानून में फंसा देंगे। तो ये जो मेरा समर्थन करने वाला वर्ग है ये भविष्य में समर्थन करने के लिए भी नहीं रहेगा। मगर वही आदमी जो गांधी हिंसा का सहारा लेने वाले उसके समर्थकों का आंदोलन पीछे लेता है, उसी गांधी ने 9 अगस्त 1943 को डू और डाई, करो या मरो, यानी हिंसा करने का आदेश दिया। और हिंसा करने का आदेश दिया, और आदेश देने के बाद राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई, और हिंसा होने के बाद जो चर्चिल कभी आजादी के मुद्दे पर बात करने के लिए राजी नहीं था, ये हिंसा होने के बाद चर्चिल ने भारत की आजादी पर बात करना शुरू किया। तो ये विचार करने वाली बात है
कि इतिहास से हमको सबक सीखकर वर्तमान में अपने दांवपेच निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये दांवपेच समझना बहुत ज़रूरी है। 1857 की बात ले लो। 1857 में क्या हुआ? हिंसा का सहारा लिया गया ना, लोगों को थोड़ी आंदोलन में शामिल करवाया गया, रजवाड़ों को शामिल करवाया गया। तात्या साहब टोपे कोकणस्थ ब्राह्मण, बहादुर शाह जफर रजवाड़ों का प्रतिनिधि, और पेशवा वाले लोग, तो ये जो लोग हैं इकट्ठा हो गए। और ब्राह्मण तात्या साहब टोपे और रजवाड़े इकट्ठा होकर उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया। तो अंग्रेजों ने फौरी एनालिसिस किया कि जनता इस आंदोलन में शामिल नहीं है। तो क्या किया उन्होंने? क्रश कर दिया। 1857 का जो आंदोलन है वो क्रश कर दिया। तात्या साहब टोपे को भाग जाना पड़ा, नकली तात्या सोपेटो को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया और साला जिंदा वो भाग गया। और बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून में उसको वहां जाके जेल में बंद कर दिया। इससे गांधी ने सबक सीखा, इस आंदोलन से गांधी ने सबक सीखा और इससे उसने अहिंसा को दांवपेच के तौर पर अपनाया। गांधी ने अहिंसा को दांवपेच के तौर पर अपनाया। गांधी अहिंसक आदमी नहीं था। रजनीश कहता है गांधी सबसे बड़ा हिंसक आदमी था। हिंसा का क्या मतलब है? उसने कहा हिंसा का क्या मतलब है? तो उसने बाबा साहब आम्बेडकर का उदाहरण दिया कि वास्तविक अहिंसक आदमी तो बाबा साहब आम्बेडकर थे। उन्होंने कभी कोई जबरदस्ती करने का काम नहीं किया। जबरदस्ती पूना पैक्ट में गांधी ने बाबा साहब आम्बेडकर के विरोध में उपवास किया, जबरदस्ती से अपनी बात मनवाई, थोपी, कहे ये हिंसा है। तो गांधी बहुत बड़ा हिंसक आदमी था, मगर गांधी ने अहिंसा को दांवपेच के तौर पर अपनाया। कब तक? जब तक जनमत अपने समर्थन में खड़ा नहीं होता, तब तक उसने, गांधी ने जनमत अपने समर्थन पर खड़ा नहीं होता, तब तक उसने अहिंसा को हथियार के तौर पर अपनाया। और जब उसको लगा कि हाँ अब उचित समय आ गया है, उसने लोगों को डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया 9 अगस्त 1943 को, और 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा और सारे देश भर में हिंसा फैल गई। तो अंग्रेज के पास मिलिट्री थी, पुलिस फोर्स था, सारे देश भर उनका बहुत बड़ा कब्जा था, मगर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके लिए एक बहुत बड़ी वजह भी बनी कि 40 में जो वर्ल्ड वार हुआ, उस वर्ल्ड वार में लीडिंग रोल जो है वो अंग्रेजों का था, उसमें वो कमजोर हो गए। अगर वर्ल्ड वार नहीं होता तो अंग्रेज जो है इंग्लैंड के अंदर कमजोर नहीं होते, वो तो इंग्लैंड के अंदर कमजोर हो गए। भारत के अंदर तो कमजोर हुए ही हुए, इंग्लैंड के अंदर भी कमजोर हो गए। तो एक तो आंतरिक परिस्थिति होती है, एक बाह्य परिस्थिति होती है, और वो सारे परिस्थिति का अनुमान आधार बना करके आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं ऐसे मानता हूं कि ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम का एक जैसे पर्सपेक्टिव मैं समझाया आपको, दूसरा पर्सपेक्टिव समझाता ईवीएम का। ईवीएम का एक पर्सपेक्टिव ये है कि हम ईवीएम के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते। ये पर्सपेक्टिव मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताया कभी अपने भाषण में। अभी जो रूलिंग क्लास है, जो ब्राह्मण है, उनको ये लगता है
कि लोगों की जागृति अब इस लेवल पर हो गई है, रीजनल पार्टियां सारे देश में बन रही है और तमाम प्रकार के फोर्सेस जो है डेवलप हो रहे हैं। आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा था कि तुम्हारे लोग तो अनपढ़ लोग हैं, गवार लोग हैं, तुम उनको वोट का अधिकार मांग रहे हो, तो ये ऐसे अनपढ़ और गवार लोग जो है ये तो गलत सरकार चुनने का काम करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को जवाब दिया कि एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट देते देते उसकी अकल जो है वो ठिकाने आ जाएगी। जैसे ये तलवार है, उसको लगाओ, जितनी ज्यादा बार लगाओ तो क्या होगा, धार लग जाएगी, वो धार ज्यादा तेज हो जाएगी। तो जितना बार आदमी धक्का खाएगा उतने बार तो उसको अनुभव होगा। आप तो मैं देहात का आदमी हूं, किसान का बेटा हूं, तो किसान क्या सोचता है, इस साल साला ये फसल तो अपने खेती में आई नहीं ठीक से, तो उसको ऐसे अपने से ऐसे अनाड़ी आदमी है, उसको लगता है कि शायद ये फसल मेरे खेती के मट्टी के लिए उचित फसल नहीं है, कोई दूसरी फसल डालकर वो अनुभव करता है, और जो फसल उसके खेती में आना शुरू हो जाता फिर उसको रेगुलर करता है। ये तो उसके पास कोई खेती का जमीन का टेस्ट तो किया नहीं उसने, मट्टी का टेस्ट तो नहीं किया उसने, मगर ये तो तजर्बे से, तो एक्सरसाइजिंग ऑफ वोट, उससे उसको समझ आएगी। और उससे जब समझ आना शुरू हो गया तब उन्होंने, जो शासक वर्ग है, उन्होंने वोट खरीदने का और दुनिया भरे के प्रपंच करना शुरू कर दिया। ये सारे प्रपंच करने के बाद काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। ये तो सारे के सारे प्रपंच किए थे ना, ये सारे के सारे प्रपंच करने के बाद सरकार बनाई। उसके बाद उनको समझ में आया कि ये बात, अभी ये तरीका हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तब उन्होंने ईवीएम लाया। इसका अब दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि ईवीएम के बगैर हम चुनाव नहीं जीत सकते। ये जानकारी हमको हो गई है, आपको हो गई कि नहीं हो गई मालूम नहीं, मुझे हो गई है कि शासक वर्ग को ये लगता है कि चुनाव अब हम ईवीएम के बगैर नहीं जीत सकते। आप देखो 2004 में ऑल इंडिया में ईवीएम मशीन पहली बार आई, ऑल इंडिया में। उसके पहले तीसरी शक्ति हुआ करती थी भारत में, और तीसरी शक्ति के मदद के बगैर दिल्ली में कोई सरकार ही नहीं बनती थी। वो तीसरी शक्ति गायब कैसे हो गई, आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। तीसरी शक्ति गायब कैसे हो गई? 2014, 2019 में क्लियर मेजॉरिटी में सरकार बनी कैसे, जबकि तीसरी शक्ति भारत में मौजूद है? उसके बगैर कैसी सरकार बन गई? क्लियर मेजॉरिटी की सरकार कैसे बन गई? 2014 में भी बनी, 2019 में भी बनी। 2004 में क्लियर मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी, 2009 में क्लियर मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनी, मगर कांग्रेस ने क्लियर मेजॉरिटी की सरकार ना बनने के बावजूद भी जैसे उनकी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार है वैसी चलाई। मेजॉरिटी नहीं है उनके पास, मगर सरकार उन्होंने क्लियर मेजॉरिटी की तरह चलाई। और उनको सपोर्ट देने वाले पार्टी की परवाह नहीं की, सरकार चलाई। क्यों? उनको मालूम था कि मान लो इस समर्थन विड्रॉ हो जाता है, सरकार चली जाती, चुनाव होगा, ईवीएम है, हमें मालूम है कि हम अपने हिसाब से चुनाव जीत सकते हैं, केवल बीजेपी का मामला नहीं है। तो ईवीएम की वजह से उनको ऐसा लगता है जैसे किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, तब भी वो क्या कह रहे हैं, बंगाल में 200 सीट जीतेंगे।
अभी एक खास बात बताता हूं, अगर हैदराबाद के कारपोरेशन में ईवीएम से चुनाव होता तो मैं आपको स्टैंप पेपर पर लिखवा देता बीजेपी का मेयर होता। अभी 150 सीटें वहां, लगभग 49 सीटें उनकी चुनकर आई। तो इसका विश्लेषण क्या है? इसका विश्लेषण यह है कि उन्होंने हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर दिया और हिंदू मुसलमान के मामले में एआईएम में उनको मदद की, क्योंकि एआईएम अगर उनकी मदद नहीं करती तो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा नहीं होता, और अगर हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा नहीं होता तो बीजेपी की 49 सीटें चुनाव जीत कर नहीं आती। मगर यदि ईवीएम होता तो उनको 76 सीटें चाहिए थी, तो 49 तो आई, बाकी ईवीएम चलाकर सरकार बना लेते। और लोगों को उनको बताने के लिए देखिए, वो तो हमको हजारों की लाखों की संख्या में लोग हमारा समर्थन कर रहे थे, वो टीवी वाले क्राउड भी दिखाते हैं, पहले से वो माहौल बनाते हैं, पहले सीटें घोषित कर देते इतनी सीटें आने वाली है, आने के बाद कहते हैं कि हमने तो पहले ही बोला था। तो ईवीएम का एक एस्पेक्ट ये है, पर्सपेक्टिव समझा रहा हूं मैं आपको, वो समझना बहुत जरूरी है ईवीएम का पर्सपेक्टिव, कि शासक वर्ग भारत में कमजोर हो चुका है और वो मीडिया का नंगा होकर इस्तेमाल कर रहा है, प्रशासन का नंगा होकर इस्तेमाल कर रहा है, और जुडिशरी का नंगा होकर इस्तेमाल कर रहा है, और सरकार का, विधायिका का नंगा होकर इस्तेमाल कर रहा है। जो कानून वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कांग्रेस ने जब कार्यक्रम शुरू किया तब से लेबर रिफॉर्म का एजेंडा कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। मगर कांग्रेस लेबर रिफॉर्म का कानून नहीं बना सकी, कांग्रेस लेबर रिफॉर्म लागू नहीं कर सकी। जब लेबर का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो कांग्रेस ने बीजेपी को मदद की, किसान का कानून पास हो रहा था, कांग्रेस ने मदद की। कैसे? कांग्रेस ने मदद की, वो पार्लियामेंट से बायकॉट किया, तो अखबार में खबर बनी कि कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध, तगड़ा विरोध किया, अखबार में खबर, तगड़ा विरोध किया और बायकॉट किया। तो जिनको राजनीति समझ में नहीं आती उनके लगे कांग्रेस विरोध में है। पार्लियामेंट में जब बायकॉट करने के बाद जो लोग उपस्थित थे, तो संविधान कहता है उपस्थित लोगों के संख्या के 2/3 मेजॉरिटी से कानून पास किया जा सकता है, संविधान में लिखा हुआ है। उपस्थित लोगों के, सभागार में उपस्थित लोगों के 2/3। अब 100% वही लोग खड़े हैं उधर, 2/3 की क्यों, 100% वही लोग खड़े हैं, वही लोग बैठे हुए। तो पास करने के लिए कांग्रेस ने मदद की। जो कांग्रेस अपने सरकार के दौरान लेबर रिफॉर्म लागू नहीं कर सके, वो लेबर रिफॉर्म लागू करना चाहते थे। लेबर रिफॉर्म का ड्राफ्ट उन्होंने तैयार करके रखा। दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो मुरली मनोहर जोशी जो है उसने ये राइट टू एजुकेशन वाला कानून बनाए, वो कानून वो पास नहीं कर पाए। तो कांग्रेस की सरकार आई, ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया, बीजेपी ने ड्राफ्ट तैयार किया, कांग्रेस ने पास किया। कपिल सिब्बल ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। पार्लियामेंट में कुछ मेंबर पार्लियामेंट ने खुश होकर उसको समर्थन किया, कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया, हिस्टोरिकल काम किया कि लोगों को शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया, इसके लिए धन्यवाद। लगे हाथों एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये अधिकार जो दिया गया है, ये अमल करने के लिए बजट प्रावधान कितना किया गया? तो कपिल सिब्बल ने कहा कि बजट प्रावधान अभी नहीं किया गया, करेंगे।
फंडामेंटल राइट दिया करके घोषित किया, एक नए पैसे का बजट नहीं दिया। बजट नहीं दिया तो क्या दिया? बगैर बजट के अमल कहां से होगा? राइट टू एजुकेशन जो है बगैर बजट के कैसे अमल में आएगा? एक बात तो ये है। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो हमको दिखता है कि इन्होंने हमको अधिकार देने के लिए किया, वो अधिकार देने के लिए नहीं किया था। तो वो तो बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी दोनों का एक ही एजेंडा है। अब दोनों का एजेंडा एक क्यों है? शासक वर्ग, रूलिंग क्लास, ये देश के राजनीति में कमजोर पड़ गया है। कमजोर पड़ने के कई उदाहरण मैं दे रहा हूं, और इस कमजोर पड़ने के बाद कमजोर स्थिति में टिक कर कैसे रहना है, किस हालत में और किस परिस्थिति में हम लोगों को टिक कर रहना है। माओ ने ऑन कॉन्ट्रडिक्शन नाम का एक किताब लिखा, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन। उस ऑन कॉन्ट्रडिक्शन में उसने कहा शासक वर्ग अपना बचाव करने के लिए नई रणनीति बनाता है और नए संकट में फंस जाता है। नई रणनीति बनाता है तो नए संकट में फंस जाता है, तो उसको नाम दिया ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, यानी वो विसंगति में फंस जाता है। भारत का जो शासक वर्ग है वो सारी स्ट्रेटेजी डिफेंस में लगा हुआ है। अब डिफेंस में लगा हुआ है, कमजोर पड़ा हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर कमजोर पड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में क्या हमारा समाज इस देश में वो परिवर्तन करने के स्थिति में, परिवर्तन करने के स्टेज पर आया है? तो उसका दूसरा आकलन है, इस स्टेज पर हम लोग नहीं है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपने समाज को उस लेवल पर तैयार करने में अभी कोई कामयाबी हासिल नहीं की। हम लोग 10 साल लगाकर, क्योंकि आप 6 महीने में बच्चा को बाहर नहीं ला सकते, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। अगर आपने जबरदस्ती की कि बच्चे को 6 महीने में बाहर लाया जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा पैदा हो जाता है। तो ये जबरदस्ती से बच्चा नहीं पैदा किया जा सकता है। एक क्रांति का बच्चा जो है वो परिपक्व समय पर ही पैदा किया जा सकता है। तो एक तो परिपक्वता का एक सिद्धांत है कि अगर हम क्रांति करते हैं तो उस देश को संभालने लायक हमारे पास संगठन शक्ति चाहिए, नेतृत्व शक्ति चाहिए, एक। और दूसरा, अगर हम ऐसा करने की स्थिति में पहुंचते हैं तो उसका उतना जन समर्थन भी चाहिए, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा कामयाब नहीं हो सकते। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ये जो नया एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, ईवीएम का नया एस्पेक्ट बताया, वो नया एस्पेक्ट ये है, अभी तक जो एस्पेक्ट मैं बताता रहा, ईवीएम के इस्तेमाल का मैंने बताया। ईवीएम का इस्तेमाल शासक वर्ग को करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक तरीके से अब शासन सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, ये उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। ये आंतरिक कमजोरी हर आदमी को, यहां बैठे हुए आदमी को पता नहीं, जो मुझे पता है, मगर मुझे या हमें हमारी कमजोरी का भी पता है कि हम कल के कल क्रांति करने के बाद देश संभालने के लायक हमारा समाज नहीं है। तो ये परिस्थितियां केवल एक साइड में नहीं है, दोनों साइड में हम लोग जो है परिस्थितियों को ध्यान में रखना और समझना बहुत जरूरी है। ईवीएम के रेफरेंस में इसको और गहराई से अगर समझना है तो आप देखो, लेबर लोगों के विरोध में कानून बनाए, लेबर लोगों को सड़कों पर मजबूर किया गया। भारत पाकिस्तान जब बना तब जैसे लोग सड़कों पर होते थे उससे कहीं ज्यादा सड़कों पर आए। ऐसी घटना जो है 14-15 अगस्त 47 को
लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे पाकिस्तान से भारत आने के लिए, भारत से पाकिस्तान जाने के लिए, दोनों तरफ से। ये तो ऐसा तो ऐसी तो कोई परिस्थिति होनी नहीं चाहिए थी, तो मगर ऐसा हुआ। और लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया। लेबर लोगों के कानून ऐसे बनाए गए, किसान लोगों के विरोध में कानून बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया गया है ईवीएम मशीन के समर्थन में, राम मंदिर बनाने के समर्थन में। और हम लोग ये सारी बातें केवल देख नहीं रहे, बल्कि हम लोगों के साथ, हमारे लोगों के पास वो सारे एविडेंसेस है। जो बातें हम सुप्रीम कोर्ट के विरोध में कर रहे हैं और दूसरे लोगों के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इश्यू हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस दाखिल हो रहे हैं लोगों के विरोध में, संगठन के विरोध में, हमारे विरोध में कोई नहीं कर रहा है। तो इसका ये मतलब तो है नहीं है कि उन लोगों को हमारी जानकारी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम लोग एक डिटरमिन्ड फोर्स है, कोई जितना हम लोगों को दबाया जाएगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा, हमारा ज्यादा स्प्रेड होगा, हमारा जन समर्थन बढ़ेगा। क्योंकि भारत की प्रजा की भी एक बड़ी अजीब साइकोलॉजी है। जब इंदिरा गांधी मर जाती है तो वो राजीव गांधी को अनाथ मानते हैं, और सहानुभूति की लहर बढ़ जाती है। तो अगर वामन मेश्राम को अरेस्ट कर ले या आपके ऊपर रिप्रेशन ज्यादा दबाव डाले तो जनता का समर्थन आपके प्रति हो जाता है। ये भारत के अंदर ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो इससे उन्होंने सबक सीखा और इस वजह से हमारा मुद्दा चर्चा के लिए ही नहीं आने दे रहे। हमारे जो मुद्दे हैं वो हम बहुत बड़े पैमाने पर हमारे मुद्दे इश्यूज है वो डिस्कशन के लिए नहीं आने दिए रहे। क्योंकि जैसे ही हमारे मुद्दे डिस्कशन के लिए आ जाएंगे वैसे ही हमारे आंदोलन की प्रासंगिकता लोगों को समझ में आ जाएगी और समझ में आ जाएगा किसका समर्थन करना चाहिए, किसका समर्थन नहीं करना चाहिए। चर्चा क्या हो रही है? कांग्रेस के विरोध में बीजेपी की, बीजेपी के विरोध में कांग्रेस की, इसकी चर्चा हो रही है। तो लोगों को जो जानकारी जा रही है कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस है, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी है, तो जानकारी तो किसी की नहीं जा रही है। तो आपको हैरानी होगी, मैं जब ये उदाहरण आपको देना चाहता हूं उससे आपको पता चलेगा। आपको याद होगा कि निजामुद्दीन मामले पर मैं कई बार वीडियो भी बना चुका हूं। हाँ, निजामुद्दीन मामले पर। तो निजामुद्दीन मामले के ऊपर वो मामला ही नहीं था, निजामुद्दीन का मामला ही नहीं था। तो जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनका इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके उसके खिलाफ केसेस दायर कर दिए गए, उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। आप लोगों ने पता नहीं खबरें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सभी लोगों को हाईकोर्ट ने निर्दोष छोड़ दिया। जो हमारे लिए सबक सीखने वाली बातें हैं उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। अगर 2 4 5 अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी पकड़ो और उनका नार्को टेस्ट करो, सारा का सारा उगल देंगे। जो अधिकारी, क्योंकि उन्होंने किया है, उनसे करवाया। सरकार बनाने और चलाने वाले लोगों ने अधिकारियों का ही तो ईवीएम के लिए इस्तेमाल किया। ईवीएम अपने आप थोड़ी काम करती है, तो अधिकारी के माध्यम से काम करती है, उसके माध्यम से काम किया। दूसरा, 2019 के चुनाव में एक नई बात है। 2019 के चुनाव में नई बात क्या आई है कि एक ईवीएम मशीन में वोट डलवाए गए और एक ईवीएम मशीन में काउंटिंग करवाई गई। जिसमें लोगों ने वोट डाले उसकी काउंटिंग नहीं करवाई गई।
ये दूसरा, ये 2004 में ये नहीं हुआ, 2009 में ये नहीं हुआ, 2014 में भी ये नहीं हुआ, 2019 में ये हुआ कि लोगों ने जिन ईवीएम मशीनों में वोट डाला उसकी काउंटिंग होती रही, मगर 2019 में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो हमारी केस की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि हमने उस केस जीता था, रिकाउंटिंग वाला। उसकी वजह से उन्होंने दूसरी मशीनें लाई। इसमें भी कांग्रेस के लोगों ने उनकी मदद की। अभिषेक मनु सिंघवी ही वो व्यक्ति था जिसने इंदिरा गांधी के इशारे पर पार्लियामेंट में ये बिल रखा था। अटल बिहारी ने और सीताराम येचुरी ने इसका समर्थन किया था। वही अभिषेक मनु सिंघवी ने 21 पार्टी के लोगों की केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और बीजेपी के समर्थन में उसने ये कहा कि, मैं अपनी बात ऐड करके बता रहा हूं, कि जो वामन मेश्राम ने केस जीता, वो जो केस जीता उसकी वजह से देश भर में रिकाउंटिंग करने के लिए ईवीएम मशीन की रिकाउंटिंग होगी। और अगर रिकाउंटिंग होगी तो क्या होगा? ईवीएम में घोटाला होता है, ये रिकाउंटिंग में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्रूव हो जाएगा। यही तो केस मैंने 24 अप्रैल 2017 को जीता सुप्रीम कोर्ट में। ये केस तो हमने जीता। 2019 में पेपर टेल मशीन लगेगी और पेपर टेल मशीन से निकलने वाला कागजी मतपत्र जो है उसकी गिनती होगी। और इससे जिस मशीन में लोगों ने वोट डाला उस मशीन में अगर गड़बड़ी की तो पेपर टेल मशीन में गड़बड़ी पकड़ी जाएगी और सारा घोटाला पकड़ा जाएगा। इसलिए 2019 के चुनाव में वोट किसी और मशीन पे डाले गए, काउंटिंग किसी और मशीन पे हुई। ये केस, बाकायदा केस जो है नागपुर के हाईकोर्ट में चल रही है। ये जो कांग्रेस ने जो सभापति बनाया ना, क्या नाम उसका, नाना पटोले। नाना पटोले बहुत जूनियर आदमी है कांग्रेस में, उसको इतनी बड़ी पोस्ट दी, अभियान समिति प्रचार का प्रमुख बनाया, उसको सभापति बनाया, जबकि पृथ्वीराज चौहान को बनाया जाने वाला था। तो उसको चुप रखने के लिए कि तुम चुप रहो भाई, इसमें उसने केस अभी विड्रॉ नहीं किया। राजकुमार को पूछा विड्रॉ किया क्या? बोले अभी तो नहीं किया। मैंने विड्रॉ नहीं किया, मगर ज्यादा जोर से केस भी चल नहीं रहा है। 2-2, 3-3 नोटिस इश्यू हो गई चुनाव आयोग को, मगर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं आपको दूसरा और एक एस्पेक्ट बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा अहम है। वो ये है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 80% ब्राह्मण या तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। अगर ये नहीं है तो ईवीएम कैसे अमल में आया? ईवीएम का घोटाला कैसे अमल में आएगा? क्योंकि ये तो सिर्फ ऊंचे जाति और ब्राह्मणों की साजिश है ना। और ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, वो लोग उनके जाति के फेवर में ईवीएम का इस्तेमाल करने में शासक वर्ग की मदद कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारत में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ब्राह्मणों का जो 80% प्रशासन में नियंत्रण है, वो इस देश में संविधान के विरोध में जाकर अमल करने के लिए है। इसीलिए इतना बड़ा ओबीसी के रिजर्वेशन का इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया गया, देने के बावजूद भी अमल नहीं हुआ। 50% दिया तो 50% अमल करो, 50% भी अमल नहीं हुआ, क्योंकि 50% इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो जाते। ये 50% अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर SC ST OBC के हो जाते, माइनॉरिटी के हो जाते, तो भी इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता था। ईवीएम का घोटाला 80% लोग हैं। और हो सकता है, क्योंकि जब चुनाव आयोग के पास अथॉरिटी आ जाती है तो वो लोग जो है उसको वहां ट्रांसफर करवाने का भी अधिकार है उनके पास।
तो वो अधिकारी उनको रखते हैं। तो इसका मतलब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इन लोगों के द्वारा ही वो ईवीएम का घोटाला करवाते हैं। तो अधिकारियों को मालूम हो जाता है कि ये सारा घोटाला जो है ईवीएम में होता है। अब ईवीएम में होता है, जब अधिकारियों को मालूम हो जाता है तो अधिकारियों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये सरकार तो हमने बनवाई है, अगर हम रूल ऑफ लॉ के विरोध में कुछ भी करते रहेंगे। पुलिस वालों को लगता है कि ये तो सलाह हमने बनवाई सर, ये तो एमएलए हमने चुनवाया, ये तो एमपी हमने चुनवाया, ये क्या कर लेगा। ऐसा एक संगठित जो अपराध करने का भाव सारे देश भर में निर्माण होता है। इस वजह से आप देख रहे होंगे सारे देश भर में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्यादा बड़े पैमाने पर रूल ऑफ लॉ के विरोध में काम करता हुआ दिख रहा है। तो क्या ये जानकारी हमारे लोगों को है कि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि जो एमएलए है वो 5 साल के लिए होता है, एमपी 5 साल के लिए होता है, मगर आईएएस अगर वो 25 साल में बना तो 60 साल तक वो रहता है। तो कम से कम 30 और 35 साल तक वो एक आईएएस ऑफिसर रहता है। एमएलए तो केवल 5 साल के लिए रहता है, एमपी 5 साल के लिए रहता है, मगर एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर 30-35 साल तक रहता है और सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर्ड होके ही घर में जाता है। तो ऐसे लोगों के द्वारा देश में रूल ऑफ लॉ अमल किया जाता है। जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, लॉ मेकर्स लोग हैं, वो लॉ मेकर्स लोग ये लोगों को लगता है अरे तो हमने चुनवाए हैं, तो नियंत्रण का संतुलन बिगड़ जाता है। और लॉ मेकर्स जिनको इन लोगों को नियंत्रित करना चाहिए रूल ऑफ लॉ के लिए, वो कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए देश में रूल ऑफ लॉ के विरोध में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का खुद व्यवहार शासक वर्ग का जो ब्राह्मण है वो रूल ऑफ लॉ के विरोध में मनमाने तरीके से कुछ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो धर्मांतर से संबंधित जो कानून है, जब नरेंद्र मोदी ने बनाया तो उस कानून का नाम क्या था? धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। कानून का नाम धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। कानून धर्मांतर के विरोध में, टाइटल धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। ये कलेक्टर को आपको 1 महीना पहले सूचना देनी पड़ेगी। अरे तो मौलिक अधिकार को रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 13 में लिखते हैं कि मौलिक अधिकार को आंशिक रूप में भी आप अगर रोकते हैं तो उस अनुपात में वो प्रभाव शून्य हो जाएगा, रोकने वाला कानून। आप आर्टिकल 13 पढ़ो तो आपको पता चलेगा। तो ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये बातें एक एस्पेक्ट में, एक दृष्टिकोण से जनविरोधी चरित्र जो है धीरे धीरे जो है प्रशासन का बन रहा है और वो धीरे धीरे विरोध में खड़ा हो रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं, इसके लिए अगर जनता को जागृत किया जाए तो जागृत करने से हम लोगों को जनमत बनाना आसान होगा, फायदा होगा, जन समर्थन खड़ा करना आसान होगा। यानी सारा का सारा जो शासक वर्ग का चरित्र है, लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, चारों का चरित्र हमारे विरोध में है। और हर एक का चरित्र अगर लोगों के सामने नंगा करो, जनता को अगर ये बात रियलाइज हो गई तो जिस अनुपात में रियलाइज होगा उस अनुपात में जनता हमारे समर्थन में खड़ी होगी। इसके अलावा हमारे पास क्या विकल्प है? हथियार हाथ में लेना विकल्प है नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने भी हथियार हाथ में लिया उनका क्या हुआ? काशीराम जी का एक स्पीच है, मैंने कुछ दिन पहले विलास खरात ने मुझे सुनाया। वो कहते काशीराम जी, ये सोचना हमारे लोगों का कि केवल हम लोग वोट देकर ही सत्ता में परिवर्तन कर लेंगे, इस भ्रम में हमारे लोगों को नहीं रहना चाहिए।
हमको वोट के साथ साथ हथियारों की भी तैयारी करके रखनी चाहिए। बैलेट के साथ बुलेट की भी हमारे लोगों को तैयारी करके रखनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगा कि काशीराम जी ने कभी लोगों को बुलेट की तैयारी करो ऐसा कोई कार्यक्रम बनाकर काम दिया, भाषण किया। तो इसका मतलब है वो अपने लोगों को बुलेट की तैयारी करो, हथियार की तैयारी करो, ये नहीं करे। जो शासक वर्ग है उसको मैसेज दे रहे हैं, जो सत्ताधारी वर्ग है उसको मैसेज दे रहे हैं कि जो आप कर रहे हो हम लोग जान रहे हैं। ऐसा मत समझने ना कि हम लोग जान नहीं रहे कि तुम लोग जो कर रहे हो उसके बारे में हम लोग इग्नोरेंस है, हमको पता नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमको समझ में आ रहा है। उनको मैसेज दिया क्या के लिए? हम समझ गए, उनको मैसेज गया कि हमें मर्यादा में ही बदमाशी करनी चाहिए। देखो, जहां लोकतंत्र होता है और आपके मौलिक अधिकार होते हैं, मान लो साधारण आदमी है, पुलिस साधारण आदमी के घर में जाके घुस जाती है, वो अमन मेजराम के घर में तो नहीं घुस सकती, किसी की आदमी के भी घर में तो नहीं घुस सकती। तो हमने जहां जहां भी मुझे बिहार में या कई जगह, बंगाल में कई जगह हमारे लोगों ने जानकारी दी कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, तो हमने उनको लिख कर दे दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आपने इस ऑर्डर का उल्लंघन किया, ये ऐसा कहकर, इसलिए क्यों ना आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाया जाए। लिख दिया, लिख दिया। क्या हुआ? वो उस अधिकारी का क्या हुआ? वो चुप हो गया। उसने कुछ किया भी नहीं, करने के बारे में कहा भी नहीं, मैंने पीछे ले लिया मेरा सब कुछ, ये भी नहीं कहा, मैं कुछ करने वाला हूं, ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो संगठित शक्ति के लोगों को अपने जो दिमाग का उपयोग जो है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग करते 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 आपको आगे बढ़ना होगा। और आपको ये आगे कैसे बढ़ना होगा? आपको ज्यादा जनसमर्थन हासिल करना, शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का, दावपेच नेतृत्व का। तो मैं बहुत सारी बातें जो है ये हम लोग ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, वो दावपेच से संबंधित है। हम लोग ऐसा ही ये तरीका क्यों अपना रहे, वो दावपेच से संबंधित बातें हैं। क्योंकि सारे देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को, दुनिया के लोग हमारा समर्थन कर सकते हैं। अंग्रेजों के विरोध में गांधी और कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, तो यूरोप और अमेरिका ने गांधी का समर्थन किया, कांग्रेस का समर्थन किया। पता है आप लोगों को? है जानकारी आप लोगों को? मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को जानकारी इसके बारे में। अमेरिका का और यूरोप के लोगों का उस समय जब भारत के आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो पहले नंबर की दुनिया की ताकत कौन सी थी? इंग्लैंड। अमेरिका तो थी नहीं। तो अमेरिका ने यह प्लान बनाया कि भारत के आजादी के आंदोलन में अगर भारत आजाद हो जाता है तो इंग्लैंड की जो शक्ति है, दुनिया की पावर, पहले नंबर के पावर की, वो घट जाएगी और अपने आप अमेरिका पहले है ना, दाव पे जाए ना। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? इंग्लैंड कमजोर हो गया। भारत जैसा बड़ा देश आजाद होने के बाद कई देश जो गुलाम थे अमेरिका के, उसके बाद आजाद हो गए। और आज स्थिति यह है कि इंग्लैंड जो है वो अकेला ही है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर हो गई। तो दावपेच जो है वो उसके तहत अमेरिका ने यूरोप, अभी यूरोप, इंग्लैंड भी यूरोप में ही है, तो यूरोप में फ्रांस है, जर्मन है, उनको लगता है साला ये इंग्लैंड जो है हमसे आगे है, तो उन्होंने गांधी और कांग्रेस का समर्थन किया, इंग्लैंड को कमजोर किया।
कमजोर किया, इतना कमजोर किया कि बाद में यूरोपियन यूनियन में इंग्लैंड को शामिल होना पड़ा। बराबरी मिला है। तो हमारे आंदोलन के संदर्भ में दुनिया वाले भी हमारा साथ दे सकते हैं, और दुनिया वालों को ये जानकारी पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया उसके लिए बहुत बड़ा साधन बन सकता है। अब हमारा जन समर्थन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन बढ़ेगा, उस पर हमारी सारी सफलता निर्भर करती है। और जन समर्थन बढ़ाने के लिए दो रास्ते हैं। जनमत बनाना, जनमत बनाने का जो रास्ता है वो हथियार चलाने के बगैर है। दुनिया में हथियार चलाने वाले लोग हर जगह अल्पसंख्यक होते हैं। जो हथियार चलाने वाले लोग होते हैं वो जनमत खड़ा करने के काम में, झंझट में नहीं पड़ते। क्यों? ये बहुत लंबा रास्ता है। और जो हथियार उठाते हैं वो तो बोलते कि हथियारों से जल्दी निपटारा काट देंगे, तो वो ज्यादा संख्या के समर्थन में नहीं पड़ते हैं। और नक्सलाइट लोग हैं, कितने लोग हैं भारत में? 1000, 2000, 5000 है ना, इतने ही रहे, ज्यादा नहीं है, हार्डकोर है। मगर जनमत वाला जो रास्ता है ये लंबा रास्ता है, और लोगों का जनमत बनाने का जो रास्ता है वो दिमाग को तैयार करने का रास्ता है। और दिमाग को तैयार करने का रास्ता है ये हमारे दुश्मनों को मालूम हो गया है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में हमारी कोई भी खबरें छापी नहीं जाती। जब हमारी कोई भी खबरें छापी नहीं जाती तो ये एक एस्पेक्ट हमें मालूम हो गया, एक पर्सपेक्टिव में मालूम हो गया कि हमारा दुश्मन हमसे डरता है, घबराता है। अगर डरता नहीं है, घबराता नहीं है, तो हमारी खबरें क्यों नहीं छापता? ऐसे बहुत ज्यादा लौंडे लफाड़े लोगों की खबरें छापता है। ऐसे बहुत सारे लौंडे लफाड़े लोग हैं, उनकी खबरें छापता है। मैंने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कई बार गया, सचिन को मालूम है और राहुल को भी मालूम है। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो प्रेस वाले लोग हैं मेरे को सवाल ही नहीं पूछते। क्यों? उनको मालूम है ये वामन मेश्राम है भाई, ये हेरे घेरे नत्तू खेरे नहीं है, ये लॉजिक भी जानता है, तथ्य भी जानता है, तथ्य को किस तरह से पेश करना वो सब कुछ जानता है। तो कोई मुझे साला सवाल ही नहीं पूछता। हम लोगों को ही अपने लोगों को बोलना पड़ता है, अरे भाई ये हमारे आदमी सोशल मीडिया के रहे थे वहां, उनको बोले तुम ही पूछ लो, कोई पूछता ही नहीं। तो क्योंकि उनको मालूम है तो दलित पैंथर नहीं है वामन मेश्राम, समझ लेंगे? दलित पैंथर के पास सब कुछ है, ये नहीं है, इधर ये नहीं है। उन्होंने इस्तेमाल किया। मगर इधर हम लोग जो है, हम संगठन बनाने के भी माहिर है, विचारधारा के विकास के भी माहिर है, लोगों को तैयार करने के भी माहिर है, और उसके लिए पेशेंस रखना चाहिए। जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बड़ा काम करना है तो बड़े पेशेंस से करना पड़ता है। बड़ा काम अगर करना है तो उन्होंने वो इंग्लैंड के लेबर पार्टी का उदाहरण दिया। जब पहली बार चुनाव लड़ा तो उनके 2-3 लोग चुनकर आए, दूसरी बार लड़ा तो 30 लोग चुनकर आए, तीसरी बार लड़ा तो मेन अपोजिशन बन गए, और चौथी बार लड़ा तो रूलिंग पार्टी हो गई 25-30 साल में। तो ये पेशेंस का काम है। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो इसमें विषय भी रखा गया है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो हमारे आंदोलन में कुछ हद तक ठहराव आने का कारण मीडिया का अभाव है। एक विषय रखा गया है। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि हमारे पास क्लियरली आइडेंटिफाइड गोल नहीं है। हमारे पास लोगों का जनमत और धारणा बनाने के लिए विचारधारा नहीं है।
हमारे पास कार्यक्रम नहीं है। हमारे पास अनुशासित संगठन शक्ति नहीं है। हमारे पास कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। डिवोटेड और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता नहीं है। फिर हमारे पास क्या कमजोरी है? एक ही बात की कमजोरी है कि हमारे पास जो आइडियोलॉजी है वो लार्ज स्केल लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे पास मीडिया नहीं है। भाई एक ही बात की कमजोरी है। ये काम अगर ये मीडिया अगर हो ना तो बहुत कम समय में मास में आंदोलन खड़ा हो जाता है। ये मेरठ की घटना हुई और 1857 का देशव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ। एक घटना हुई, एक घटना, फिर मीडिया ने उसको सारे देश भर में फैला दिया। तो मीडिया अगर हो और छोटी घटना हो तो उसको बहुत बड़ी घटना में रूपांतरित किया जा सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे पास आज की स्थिति में मीडिया का जो अभाव है, उस मीडिया के अभाव को अगर दूर कर दो तो हम लोग पहुंच गए, हमारे गंतव्य पर पहुंच गए। मेरा जो आकलन है, मेरी जो समझदारी है, मुझे जो लगता है कि हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए। केवल हमारा विचार हमारे लोगों तक पहुंचने भर की देर है। अगर हमारा विचार लोगों तक पहुंच जाए, अभी ये लॉकडाउन में हमने मीडिया का उपयोग किया तो मुझे मध्य पूर्व देश के कुछ लोगों का टेलीफोन आया। उन्होंने मुझे कहा, नहीं नहीं आपका तो हमने दिल्ली सुनते हैं। अच्छा दिल्ली सुनते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? कहा रियाद में रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं। 8-10 कंट्री के लोगों ने कहा, मिडल ईस्ट के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, ये लॉकडाउन के दौरान हमने उसका उपयोग किया, वो कहाँ के कहाँ फैल गया, बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि केवल बहुत बड़ी कमी जो है वो कमी हमारे पास मीडिया की है। और अगला साल, यही साल हम करने वाले थे, अगले साल में, जो बात मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगले साल में हम लोग सोशल मीडिया का पहला चरण, जो देश के राज्यों के कैपिटल में मीडिया सेंटर शुरू करने का, दूसरा कार्यक्रम कमिश्नरी लेवल पर, तीसरा कार्यक्रम जिला लेवल पर, चौथे चरण का कार्यक्रम तहसील लेवल पर, पांचवें चरण का कार्यक्रम ब्लॉक लेवल पर और 6 नंबर के चरण का कार्यक्रम ग्राम पंचायत लेवल तक हमको मीडिया सेंटर बनाना है। यदि हम ऐसा करें, ये करने के लिए भारत में हम लोगों को रोकने के लिए इनडायरेक्ट वे में शासक वर्ग बहुत बड़ी ताकत लगा रहा है। डायरेक्ट वे में हमको रोकने की कौन कोशिश कर रहा है? मुझे कोई अरेस्ट ही नहीं कर रहा है। मैं खुद ही गुजरात में जाके अरेस्ट करवाया, मैंने खुद जाकर अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करवाने के बाद में एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आया मेरे पास, कहा कि आप तो आज हीरो हो गए। मैंने कहा गांधी जेल में जाते जाते हीरो हो गया था, तो अगर मैं हो गया तो आपको क्या तकलीफ है? मैं, उस पुलिस कमिश्नर ने मुझे ये कहा, उसके पहले मैंने लोगों को ये बताया हुआ है कि जेल में जाते जाते गांधी जी महान हो गए थे, तो वो लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए मैंने खुद ही अरेस्ट करवाया। अरेस्ट करवाया तो हमारे लोगों को मैसेज गया कि कोई हमारे तरफ से लड़ने वाला भी आदमी है। तो शासक वर्ग जो है हमसे भिड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमें अपना काम आगे बढ़ाने के लिए कोई रुकावट नहीं। डायरेक्ट जब कोई हमसे भिड़ेगा तो उस हिसाब से हमारी रणनीति होगी। अगर इनडायरेक्ट कोई हमसे भिड़ेगा तो मैदान में हमें अपना काम जनमत बनाने का काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं है।
तो जनमत बनाने का काम जो है ये तो भारत के डेमोक्रेसी के तहत, भारत के संविधान के तहत हमको दिया हुआ अधिकार है। और अभी तक मुझे बहुत सारे मुस्लिम लोग कहते हैं, जो आप बोलते हो आपको डर नहीं लगता? तो इसका मतलब ये है कि मैं जो बोलता हूं, बहुत सारी ऐसी बातें बोलता हूं, ब्राह्मण लोग दूसरे छोटे छोटे मुद्दे पर केस दायर करते, मेरे खिलाफ केस कैसे ही नहीं दायर करते? क्योंकि मेरे खिलाफ वो जानते हैं कि मेरे खिलाफ कोर्ट का उपयोग जो है, क्योंकि मैं तो कोर्ट में जाकर जीत के आया हुआ आदमी हूं। अभी तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में केस कैसे जीतना चाहिए उसका भी तजुर्बा हो गया, क्योंकि मैंने जो केस बाकायदा जीता, तो जीतने की वजह से जो मैंने प्रयोग किया कि केस को सुप्रीम कोर्ट में कैसे जीता जाए। अभी 2019 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव के सारा केस रेडी है, मगर अभी ऑनलाइन चल रहा है। ओपन जब होगा तो वो केस मेरा 2019 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मेरा पेंडिंग है ईवीएम के विरोध में, और उसमें जो नए सबूत हमने दिए वो उनको इतना आसान नहीं है कि वो हमारे केस को जस्ट ये कर दे। क्यों? क्योंकि हम केवल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट को नंगा करने के लिए भी पीछे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कोई खुदा थोड़ी है, जजेस थोड़ी खुदा थोड़ी है, वो संविधान के अधीन है, संविधान के अबाव नहीं है। जब वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी थोड़ी है। तो हमें अपने सारी बातों को, देश के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, उन सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें जनमत बनाने का, जन समर्थन हासिल करने का जो हमने रास्ता अपनाया हुआ है, उस रास्ते पर किसी प्रकार का कोई अवरोध आगे बढ़ने के लिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आने वाले 10 साल में मुझे ज्यादा से ज्यादा ये जो 6 पॉइंट कार्यक्रम है, कौन सा, राज्य की कैपिटल में, कमिश्नरी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और ग्राम पंचायत लेवल पर मीडिया सेंटर डेवलप करने का, ये जो कार्यक्रम है 6 चरणों का, तो 6 लाख गांव में हमारा एक सेंटर पर जब खबर हम देंगे ना, तो 6 लाख गांव में खबर पहुंचेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करते हैं तो हम तो 2-3 साल बहुत ज्यादा हुआ, 2024 तक जो है, अगर 1 करोड़ लोगों तक हम मीडिया का नेटवर्क फैला देते हैं 2024 तक, तो 10 करोड़ लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा। अगर 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा देते हैं तो ये 30 करोड़ लोगों तक हमारा मैसेज जाता रहेगा। और इससे जो जन समर्थन बनेगा, उससे हम इस देश में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन हम ला सकते हैं। अगर गांधी जी अहिंसा करते 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 हिंसा का सहारा ले सकते हैं, तो मास लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर जब आपको जन समर्थन मिलेगा और आपको लगेगा कि ये लोग हिंसा के बगैर मानने वाले ही नहीं है, वो सारी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो फिर आप लोगों को भी रास्ते ओपन है। मगर ये सारी परिस्थितियां जनता को अवगत कराने के बाद और जनता को रियलाइज कराने के बाद करना जरूरी है, अन्यथा आप इसमें सफल नहीं हो सकते। मेरा ऐसा मानना है कि अभी हमें पेशेंस से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं पिछले 43 साल से बहुत ज़्यादा पेशेंस से इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आने वाले 10 साल में हम बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन को एक बड़े शिखर पर पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। हमें रोकने की इनडायरेक्ट कोशिश हो रही है, हमें रोकने की डायरेक्ट कोशिश कोई करता हुआ दिखाई नहीं दे।